हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बेसिस और डायमेंशन रिलेटेड एग्जांपल्स को हल करेंगे। विमा और आधार किसी सदिश समष्टि का क्या होता है और उसको किस प्रकार से हम किसी भी समुच्चय उपसमष्टि के उपसमुच्चय को किस प्रकार हम एक आधार बनाते हैं। आज इन एग्जांपल्स के माध्यम से उनको समझेंगे। हमें एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है। फर्स्ट एग्जांपल में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय एस में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके हैं थ्री टपल की फॉर्म में 1 0 0 1 1 1 0 एंड जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 1 1 1 है ट्रिपल थ्री टपल की फॉर्म में है। जो एस है एस के एलिमेंट है वो सबसेट है V3R का। V3R का मतलब ये थ्री टपल्स का एक सदिश समष्टि है, वेक्टर स्पेस है और उसके आधार को हमें बनाना है। तो आधार बनाने के लिए हमारे पास पहली जो कंडीशन थी वो ये थी कि वो जो समुच्चय हम लेना चाह रहे हैं आधार बनाने के लिए, आधार के लिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। और इसके लिए हम क्या करेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट का जो रूल है उसको फॉलो करेंगे। तो लीनियर इंडिपेंडेंसी के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वो तीन एलिमेंट लेते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग थ्री स्केलर लेते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे थ्री स्केलर अल्फा बीटा गामा लिए हैं जो आर से बिलोंग करते हैं, कोई भी स्केलर है अदिश है। अब हमारे पास जो सदिश थे एस के जो अवयव थे, एस के अवयव था उनको अपने नाम आर्बिट्रेरी कुछ भी दे सकते हैं। हालांकि हमने यहाँ पर उसको V1 V2 V3 ऐसे करके नाम दिया है। अब वहाँ पर जो V1 V2 V3 आपने नाम दिए हैं उन एलिमेंट्स के, उनको सॉल्व करते हैं। तो जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो वही लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अल्फा इंटू V1 प्लस बीटा इंटू V2 प्लस गामा इंटू V3 और इक्वल्स टू 0। अब अल्फा बीटा गामा का जो कॉम्बिनेशन है, अल्फा बीटा गामा का जो कॉम्बिनेशन है, आप उस कॉम्बिनेशन को लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन को लेके हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ आपको जो रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें थ्री इक्वेशंस मिलते हैं और उन थ्री इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू एक्चुअल में हमारे पास अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 0 मिलता है। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 0 मिल रहा है, जबकि जो हमारे पास एस के एलिमेंट है V1 V2 V3 वो एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं। अतः इससे ये रिजल्ट मिलता है कि जो दिया गया समुच्चय एस है वो समुच्चय एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक घात स्वतंत्र है या रैखिक स्वतंत्र है। ठीक है। अब उसके बाद हम आधार के लिए दूसरा एक रिजल्ट जो हम शो करते हैं, हम सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करें, आधार के लिए शो करें। तो आधार के लिए दूसरा क्या हमारे पास था, दूसरा हमारे पास था कि जो समुच्चय उपसमुच्चय किसी सदिश समष्टि के उपसमुच्चय को हमें क्या बनाना है, आधार बनाना है। तो आधार बनाने की दूसरी कंडीशन ये है कि वो समुच्चय सदिश समष्टि के प्रत्येक अवयव को जनित करे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ उनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट बनते हैं वो सभी V के एलिमेंट बने या V3R के एलिमेंट बने। अर्थात लीनियर स्पान ऑफ एस का मतलब होता है कि एस के लीनियर जो एलिमेंट है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या करे, वो कॉम्बिनेशन V3R के इक्वल हो। अर्थात V3R मतलब जो हमारी सदिश समष्टि है उसके अवयव को एस के अवयव द्वारा जनित किया जा सके तो हम बोलते हैं कि वो जनित होगा। इसके लिए हम भाषा में लिखते हैं V3R की विमा 3 है और V3R का मानक जो आधार है वो क्या होता है 1 0 0, दूसरा होता है 0 1 0 और तीसरा होता है 0 0 1। ये थ्री एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तीन सदिश विद्यमान है। अतः V3R में कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सदिशों का समुच्चय उसका आधार होगा, परिणामतः एस भी आधार है। देखो मैं इसको समझते हैं। V3R क्या है, V3R का जो मानक स्टैंडर्ड आधार है, स्टैंडर्ड आधार में क्या होते हैं, मानक आधार में तीन अवयव होंगे क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है और हमारा रूल भी बता रहा है कि उसमें क्या क्या अवयव होंगे। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग उसमें जो जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट के आधार पर हम यहाँ अपने रिजल्ट को रख सकते हैं और रिजल्ट को रखकर हम बता सकते हैं यहाँ पर कि हमारे V3R के स्टैंडर्ड बेसिस में यदि तीन एलिमेंट हैं, ध्यान दीजिए क्योंकि उससे स्टैंडर्ड एक मानक आधार है उसमें तीन ही अवयव हैं जो कि V3 का आधार है। अतः तीन अवयव वाला समुच्चय V3R का कोई भी उपसमुच्चय
जो कि रेखिक स्वतंत्र हो वह उसका आधार होगा, आधार बनेगा। तो आधार होगा या आधार का भाग होगा। अब यहाँ देखते हैं एस के 3 अवयव हैं और तीनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये उसका आधार होगा, क्योंकि 3 अवयवों का समुच्चय जो कि रेखिक स्वतंत्र है तो V3R का आधार होगा। तो यहाँ इस रिजल्ट पे हम पहुंचे हैं कि V3R का एक आधार है। ठीक है, आधार से हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि उसका एक आधार बन रहा है, क्योंकि उसमें और उसके मानक आधार में अवयवों की संख्या समान है और लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अतः हम उसको बोल रहे हैं कि उसका आधार है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं इसी से रिलेटेड। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय S, ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय S में अवयव है 1 2 1, 3 टपल की फॉर्म में है। दूसरा है 2 1 0 और तीसरा जो है वो है 1 -1 2, वो भी क्या है, V3R का आधार है। फिर से वैसा ही एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है, V3R का आधार है। अब इसको हम समझे कैसे, किस प्रकार से हम इसको बताएं। तो V3R का जो आधार है उसको हम समझने के लिए यहाँ नोट करते हैं, क्योंकि V3R का एक आधार है और V3R का आधार है तो हम लेते हैं, क्योंकि S को V3 आधार का बताना है, इसका मतलब S को सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंट सेट बताना है। दूसरा बताना है कि S का लीनियर स्पान है, S का एक घात विस्तृति है, L ऑफ S है, वो V3R के इक्वल हो, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करेंगे, 3 अदिश लेंगे, 3 स्केलर लेंगे, कोई भी अल्फा बीटा गामा या A B C कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने 3 स्केलर लिए हैं, उन स्केलर का वेक्टर V1 V2 V3 जो S के अवयव हैं उनको हमने V1 V2 V3 नाम दिया है, और स्केलर और वेक्टर्स का हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, अल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V3, और उसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। ये लीनियर इंडिपेंडेंट होने के लिए 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, अब अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं। जो अल्फा बीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगे। 3 इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब इन इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे मान लो आप थर्ड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, थर्ड को सिंप्लीफाई करके वहाँ से आप थर्ड को और मान लो फर्स्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब इन 3 इक्वेशन को आपस में हल कर रहे हैं, तो वहाँ से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आपको 0 मिल रहा है। तो आप वहाँ से बताएंगे कि अल्फा बीटा इफ इक्वल्स टू 0 मीन्स V1 V2 V3 आर लीनियर इंडिपेंडेंट एंड द सेट S विच इज कंटेनिंग V1 V2 V3 ओनली इज लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं लीनियर स्पान पे। लीनियर स्पान पे बात करें तो फिर से वही बात, कंडीशन सामने आ रही है। चूंकि V3R की जो मानक आधार है उसमें 3 अवयव होते हैं, वो भी लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि आधार है, तो क्योंकि उसमें 3 अवयव होते हैं। यहाँ पर भी S जो है V3 का एक उपसमुच्चय है, V3 का एक उपसमुच्चय है, तथा इसमें 3 अवयव जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अतः ये है समुच्चय S V3R का आधार होगा, क्योंकि उसमें भी 3 अवयव हैं, ये भी 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट अवयवों का समुच्चय है। मानक आधार से हम तुलना करके इसको हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से ये भी एक उपसमुच्चय जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, साथ ही V3 का आधार होगा, क्योंकि V3R के मानक आधार में 3 अवयव जो होते हैं रेखिकली स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, रेखिक स्वतंत्र है, क्योंकि हम जानते हैं कि सदिश समष्टि के एक से ज़्यादा आधार हो सकते हैं। तो अगर 3 अवयव मानक आधार हैं तो मानक आधार से हम तुलना करके ये बता सकते हैं कि 3 अवयवों का रेखिक स्वतंत्र समुच्चय जो S के अवयव को बनाता हो, हम V के अवयव को बनाता हो, हम बोलते हैं कि वो भी एक उसका क्या होगा, आधार होगा। तो देखिए, आधार से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल हैं, वो आज हमने यहाँ देखे। 2 एग्जाम्पल से हमें पता लगा कि आधार को कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं। यदि वी आर वास्तविक क्षेत्र, एग्जाम्पल थर्ड को समझें, यदि वी आर वास्तविक क्षेत्र R पर सम्मिश्र संख्याओं के सभी क्रमित युग्मों का सदिश समष्टि है तो सिद्ध कीजिए कि S इक्वल्स टू 1 0 आयोटा 0 1 0 1 1 आयोटा का एक आधार है। अब आधार के लिए आप क्या करेंगे, वही आप सिंप्लीफाई करेंगे। किसका आधार बताना, यहाँ ध्यान दीजिए, किसका आधार बताएंगे, वास्तविक क्षेत्र R पर सम्मिश्र संख्याओं के सभी क्रमित युग्मों को, ध्यान दीजिए, सम्मिश्र संख्या के सभी क्रमित युग्मों के,
किस फॉर्म में आएगा, आपने जो आधार आपको दिया टू टपल की फॉर्म में दिया है, समिश्र संख्या के जो आधार होंगे वो भी टू टपल की फॉर्म में होंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि अल्फा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा गया, इसका मतलब ए और बी क्या होंगे, क्रमित युग्म के फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट होंगे, उस टाइप का होगा। अब इसने क्या कहा, सदिश समष्टि समिश्र संख्याओं की जो सदिश समष्टि क्षेत्र R पर परिभाषित है उसका एक समुच्चय S ले लिया, और उस S जो है, S के जो एलिमेंट हैं उनको आपको बताना है कि ये एक आधार बनाता है, S एक आधार बनाता है। तो उसके लिए क्या करना, आपको वही जो आप पहले करते हैं वही S के अवयवों को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कीजिए। S के अवयवों को जब आप लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर रहे हैं तो वहाँ से आपको लीनियर इंडिपेंडेंस की कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको टू, यहाँ जैसे 4 एलिमेंट हैं, S के 4 एलिमेंट है तो 4 स्केलर लीजिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और उससे ए बी सी प्लस डी और डी ले सकते हैं। सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वही जीरो के इक्वल लेंगे, क्योंकि समिश्र संख्याओं का समुच्चय है तो जीरो का मतलब टू टेबल की फॉर्म में होगा। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और गामा प्लस आयोटा डेल्टा, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा इक्वस टू जीरो, बीटा इक्वस टू जीरो, गामा इक्वस टू जीरो और डेल्टा इक्वस टू जीरो। इसका मतलब V1 V2 V3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब हम क्या करें, अब कैसे बताएं कि इसके आधार में कितने अवयव होंगे, क्योंकि हमें तो समिश्र संख्याओं का आधार का पता नहीं है, तो हम क्या करें, देखो पता नहीं है, वहाँ स्टैंडर्ड बेसिस में पता था V3 V2 V4 V5 इनमें पता होता है, यहाँ नहीं पता, तो हम क्या करें, कोई भी एलिमेंट लेंगे, कहाँ से, अपने आधार से। ध्यान दीजिए, कोई भी अवयव लेंगे अपने समिश्र संख्याओं के जो सदिश समष्टि है वहाँ से। तो मान लो कि आपने एक एलिमेंट ले लिया ए, एलिमेंट वी आर से ले रहा, मतलब वी मतलब वेक्टर स्पेस के लिए वी लेते हैं, वो कि सदिश समिश्र संख्याओं के वो है समष्टि है। तो ए जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, ए जो होगा वो होगा ए1 प्लस आयोटा बी1 प्लस ए2 प्लस आयोटा बी2। ध्यान दीजिए, देखो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा वी आर है वो वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र पर समिश्र संख्याओं के टू टपल, समिश्र संख्याओं के क्रमित युग्म, समझ में आ रहा है। तो टू टपल होंगे, समिश्र संख्या पहली दूसरी संख्या भी समिश्र संख्या होगी, तो वैसा है ये। अब हम क्या कर रहे हैं, जो अवयव ले रहे हैं वो हम सॉल्व करके देख रहे हैं कि ये तो इस प्रकार से हो सकता है। तो जो अवयव ए ले रहे हैं वो अवयव तो हम जो एस के अवयव हैं उनकी सहायता से बना सकते हैं। कोई भी आर्बिट्रेरी अवयव हम हमारे सदिश समष्टि से उठा रहे हैं, मानो आपने ए उठाया, वो जो ए है वो A1 प्लस आयोटा B1 कॉमा A2 प्लस आयोटा B2 की फॉर्म का है। और इस फॉर्म का होने के उपरांत भी, ध्यान दीजिए, इस फॉर्म का होने के उपरांत भी क्या हो रहा है, जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम एस के अवयव द्वारा जनित कर सकते हैं। चूंकि ए तो आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट था जो कि एस के अवयव द्वारा जनित किया जा रहा है, अर्थात एस हमारे सदिश समष्टि वी आर के प्रत्येक अवयव को जनित कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एस लीनियर इंडिपेंडेंट है, प्लस में एस वी आर के प्रत्येक अवयव को जनित कर रहा है, इसका मतलब एस क्या हुआ, वी आर का एक आधार हुआ। समझ में आया। तो देखो, एक तो होता है जैसे आपको स्टैंडर्ड आधार बेस वो दे देता है वेक्टर स्पेस, तो उसके आधार पे हम बता देते हैं। एक ये होता नहीं होता तो कोई एलिमेंट लेते हैं और फिर उसको एस के एलिमेंट की सहायता से बनाते हैं। कोई एलिमेंट का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना होता है और उसके सहायता से हम बनाते हैं उसको। ठीक है। अब नेक्स्ट के जो एग्जाम्पल है, जैसे फोर्थ का एग्जाम्पल है, इसको भी आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा जैसे फिफ्थ का एग्जाम्पल है, सिक्स का एग्जाम्पल मैट्रिक्स का है। सिक्स के एग्जाम्पल में मैट्रिक्स आपको दे रखी है, 2x2 क्रम की सभी वास्तविक मैट्रिक्स हैं, और इन मैट्रिक्स के आपको बता सभी वास्तविक मैट्रिक्स हैं, और V1 V2 V3 V4 आपको दे रखा है। तो आपको बताना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे है, तो बस वही लेना है। लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए आप चाहें तो इन V1 V2 V3 V4 को किसी एक समूह सेट की फॉर्म में दर्शा सकते हैं। सपोज करो कि ये S के एलिमेंट है और S में ये V1 V2 V3 V4 है जो कि 2x2 की क्रम की मैट्रिक्स है। अब लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए वही आप क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वही 4 स्केलर लेंगे, वही सिंप्लीफाई करेंगे और इक्वल्स टू जीरो। जीरो का मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, उसके इक्वल रख के सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अल्फा बीटा गामा और वहाँ आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगी, 2x2 की सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। अब आप क्या करें, नेक्स्ट में वही जनित करना है, तो हमें पता ही नहीं, वह तो 2x2 क्रम की मैट्रिक्स बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, वही 2x2 क्रम की कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स लेंगे हमारे सदिश समष्टि से,
और अब जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैट्रिक्स ली है, क्या वो है मैट्रिक्स v1 v2 v3 के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखी जा सकती है क्या? आपने कोशिश की, यहाँ सर लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में a इंटू वी वन प्लस बी इंटू वी टू प्लस सी इंटू वी थ्री प्लस डी इंटू वी फोर, और इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। शो करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एवरी एलिमेंट को हम शो कर सकते हैं, जो भी आर्बिट्रेरी लिया वही शो कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो एलिमेंट है, ध्यान दीजिए, प्रत्येक जो एलिमेंट है जो कि वी का एलिमेंट है, मतलब वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, लेकिन एस के एलिमेंट के द्वारा जनित किया जा सकता है। अर्थात जो आपको 2x2 क्रम का मैट्रिक्स का सदिश समष्टि दे रखा है वो एस के अवयव द्वारा जनित किया जा सकता है। इस प्रकार हम एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, और कोई भी एग्जाम्पल इस प्रकार का है तो हल कर सकते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में हम कुछ प्रमेय को पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस प्रमेय को पढ़ेंगे, और आगे का पार्ट को देखेंगे कि उसमें आगे क्या है हम इसमें वेक्टर स्पेस से रिलेटेड पोर्शन में। ठीक है।